बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये टॉपिक है हमारा आज का लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन और यहाँ पे हमने देखना है कि ये लॉज क्या हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन हमने देखनी है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी will continue its uniform motion unless an external force is acted on the body। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक बॉडी अगर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो अपनी मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। नाउ सिंपली ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखें ये चेयर यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये चेयर रेस्ट पे है, अभी ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये मूव करेगी, अदरवाइज इट विल रिमेन एट रेस्ट। नाउ एक बॉडी जब, ये तो रेस्ट पे थी बॉडी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप ये टेबल के ऊपर बुक को स्लाइड करते हैं, आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये मूव करेगी बुक, तो ये बुक थोड़ा सा मूव करके रेस्ट पे आ जाएगी। अब वो रेस्ट पे क्यों आ रही है? क्योंकि बुक के और टेबल की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी रेस्ट पे आ रही है। अगर आप इसको फ्रिक्शन कम करते जाएं, ठीक है, फर्ज करें आपके पास टेबल की सरफेस बहुत फाइन पॉलिश सरफेस है, तो उस सरफेस पे बुक ज्यादा देर तक स्लाइड करेगी या ज्यादा दूर तक वो मूव करेगी। और अगर आप ये इमेजिन करें कि फ्रिक्शन हो ही ना, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, तो अगर आप एक बॉडी को स्लाइड करें और वो मूव होना शुरू हो, तो वो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसकी मोशन को कोई चीज अपोज नहीं कर रही, सो द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन, इट्स यूनिफॉर्म मोशन, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप ना करें। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर वो रेस्ट पे है सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, अच्छा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं क्योंकि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट में चेंज को अपोज करती है बॉडी। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है, देखें, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, एंड मैथ इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मैथ जो है वो इनर्शिया को मेजर करती है, यानी मैथ जितनी ज्यादा होगी तो उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, यानी उतना ज्यादा वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज को अपोज करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पे ये चेयर है, इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टेबल, क्योंकि टेबल की मैथ ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। चेयर की मैथ कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। ठीक है, तो मैथ इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जितनी ज्यादा मैथ होगी बॉडी की, उसको मूव करना उतना मुश्किल होगा, और अगर वो मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करना भी उतना ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल मूव कर रही है, तो साइकिल को मूव भी आप इजीली कर सकते हैं और मूविंग साइकिल को स्टॉप भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मैथ कम है, इनर्शिया उसका कम है। ठीक है, और फर्ज करें कि एक ट्रक है, लोडेड ट्रक है, तो उसको मूव करना भी मुश्किल है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव करना भी मुश्किल है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी उसकी मैथ ज्यादा है। सो मैथ इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मैथ कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, मैथ ज्यादा है तो इनर्शिया भी
ज्यादा होगा। और क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज को अपोज करती है, और यही चीज हम यहां भी स्टेट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। दैट्स वाई फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखें, फर्स्ट लॉ में हमारे पास ये था कि बॉडी के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स मींस एक्सटर्नल फोर्स और द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। फर्स्ट लॉ में हम वो सिचुएशन देखते हैं कि बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, वो ये है कि whenever there is a net external force is applied on a body, the body will be accelerated in the direction of force। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की मास जितनी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना कम होगा फॉर अ गिवन फोर्स, और मास जितनी कम होगी तो एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। इसी को मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स वेक्टर। क्या मतलब कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। और अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 लें, then we can write a acceleration is equal to f over m। इसी को हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं f is equal to ma। ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखी है f वेक्टर is equal to m into a वेक्टर। ठीक है, तो देखें यहां पे एक चीज तो ये शो हो रही है कि f जो है ये यानी f वेक्टर और a वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन है वही फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होगी, या जो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। और ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर नंबर से या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फोर्स वेक्टर हमें जो ऑब्टेन हो रहा है वो हम कैसे हमें मिल रहा है कि हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है मास से, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में ना लिखें तो जनरली हम इस वेक्टर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा तो F इज इक्वल टू एम ए। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स इज द एजेंसी विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ठीक है, फोर्स वो एजेंसी है या वो एजेंट है जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करना चाहती है। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड। और वो हमने देखा है सेकंड लॉ में कि वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मास ऑफ द बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, और फोर्स की जो नेचर है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, और इसी इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg विच इज द यूनिट ऑफ मास इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन का इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने लिखी हैं, तो या आप ये कह लें बेस यूनिट्स में न्यूटन इन बेस यूनिट्स से मिलके बनती है इस तरह से। ठीक है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका यह है कि अगर एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी जिसकी मास 1 kg है
उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज 1 न्यूटन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। ठीक है, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। द फोर्स ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन if this force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। ठीक है, अच्छा, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है दैट इज डाइन। ठीक है, एंड 1 डाइन वो भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होगा, देखें मैथ यूनिट हम ग्राम ले रहे हैं और एक्सेलरेशन की क्या लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डाइन इज 1 ग्राम, केजी की जगह हमने ग्राम यूज किया है और मीटर की जगह सेंटीमीटर। सो 1 डाइन इज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डाइन की इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। डाइन सीजीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट है। फिर यहां से आप देख सकते हैं 1 डाइन कितने न्यूटन के इक्वल होगा। 1 ग्राम को हम केजी में अगर लिखें तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 केजी। ठीक है, और सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में लिखें तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। ठीक है, हमने ये सेंटीमीटर को मीटर की फॉर्म में लिख लिया और ग्राम को केजी की फॉर्म में लिख लिया। तो अब ये देखें 10 की पावर -3 एंड 10 रेज टू पावर -2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो याद आएगा 10 रेज टू पावर -5 और यूनिट आएंगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज न्यूटन। सो इट मीन्स दैट 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन। या आप इनवर्सली ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन, यानी न्यूटन बड़ी यूनिट है और डाइन इज अ स्मॉलर यूनिट। तो 1 न्यूटन 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स के इक्वल है, या 1 डाइन 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन के इक्वल है। और ब्रिटिश सिस्टम में जो फोर्स यूनिट है दैट इज पाउंड, एंड 1 पाउंड इज 4.448 न्यूटन। ये पाउंड और न्यूटन की कन्वर्जन है। ठीक है, तो यहां से हमने फोर्स को भी डिफाइन किया है। और एक चीज के फोर्स की जो डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, दीज आर इसी इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की होती है एल टी -2। तो एम एल टी -2 दिस इज द, ये फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी -2। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके साथ ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो ये है कि every action means every applied force on a body has an equal and opposite reaction। ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होती हैं, यानी आप फर्स्ट बॉडी अगर सेकंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, फर्स्ट बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी एंड सेकंड बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। दीज टू फोर्सेज which are termed as action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction। देखिए मिसाल के तौर पे ये चेयर यहाँ पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर चेयर रखी हुई है। तो चेयर का जो वेट है विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है ऑन द फ्लोर। इसके रिएक्शन के तौर पे फ्लोर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है जो चेयर के वेट के बराबर है, विच इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। तो चेयर का वेट डाउनवर्ड है, उसके इक्वल एंड अपोजिट फ्लोर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है चेयर के ऊपर विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट। यानी वेट डाउनवर्ड है तो जितना डाउनवर्ड वेट है उतनी ही अपवर्ड नॉर्मल फोर्स फ्लोर अप्लाई कर रहा है चेयर के ऊपर। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो ये चेयर फिर नीचे जा रही होती, क्योंकि चेयर अपने वेट की वजह से नीचे नहीं जा रही। तो क्या मतलब, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। वो कैसे जीरो है,
कि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जितना इसका वेट है दैट इज द एक्शन, उसके रिएक्शन फोर्स पे नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज द नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, so action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction, and these two forces apply on two different bodies। पहली बॉडी दूसरी के ऊपर, दूसरी बॉडी पहली के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। मिसाल के तौर पे आप एक बॉल को हिट करते हैं, थ्रो करते हैं टुवर्ड्स द वॉल, तो जब ये बॉल दीवार से टकराएगी तो बॉल जो है फोर्स अप्लाई करेगी दीवार के ऊपर, बॉल के ऊपर, एंड एज अ रिएक्शन बॉल विल अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉल, जिसकी वजह से वो बॉल वापस रिबाउंड होगी, बाउंस बैक होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction। We say for every action there is an equal and opposite reaction। ठीक है, so these are the three laws of motion। और यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ में फोर्स को भी डिफाइन किया है और उसकी यूनिट और डायमेंशन भी देखी है। ठीक है।